हिंदू घृणा के ईंधन से संचालित फोटो पत्रकार जो है मारा गया। कुछ ने कहा कि यार उसकी फोटो मत शेयर करो, कम से कम मौत में तो उसे सम्मान दो। मतलब जिस आदमी के बच्चे उन्हीं चिताओं की तस्वीर बेचकर खरीदे हुए आटे की रोटी खाकर पल रहे हो, उसकी तस्वीर ना दिखाने की बात करना मतलब विडंबना को आत्मघाती जैकेट पहनाने जैसा है। पंचर साटने वालों को स्मार्टफोन देने से यही होता है। अबे जाकर मोहल्ले में चचेरी बहन के सीने को दबाकर उसकी ब्लाउज का नाप लो और सिलो, जिसमें तुम्हारी दक्षता सत्यापित है। ये कहाँ प्रबुद्ध जनों के बीच ट्विटर पर ज्ञान दे रहे हो? तुम चपटी धरती वालों को इतना पेलेंगे कि तुम्हारी सामूहिक सूजन से धरती गोल प्रतीत होने लगेगी। यह तुमने स्वयं पर आमंत्रित किया है। यह कोई सत्ता पर सवाल उठाने वाली पत्रकारिता नहीं थी। यह वही पत्रकारिता है रवि जो तुम अपने कमरे से कर रहे हो। यह तुम्हारी ही ब्रीड का दरिंदा था, अपने पेशे के साथ जो दलाली कर रहा था और हिंदुओं के शवों की तस्वीरें बेचकर अपने घर का चूल्हा जला रहा था। इस पोस्ट में रवीश जी भावुक हो गए। दूसरे पैराग्राफ में पुलित्जर अवार्ड को एकदम खींच ले आए। जब आदमी का काम बेकार होता है तब उसके टैलेंट को स्थापित करने के लिए याद दिलाया जाता है कि अरे उसको पुलित्जर भी मिला था। रवीश जी मिला तो आपको भी मैग्सेसे है, लेकिन पत्रकार तो आप टट्टी ही हैं। फिर पुलित्जर मिले या गोयन का हमें पता है उसका महत्व क्या रह गया। एजेंडा क्या है? इस्लामी आतंकवाद ने उसकी हत्या की, जिहाद ने उसकी हत्या की, इस्लामी साम्राज्यवाद ने उसकी हत्या की। हर स्थिति में उसकी हत्या में कारण इस्लाम ही है। लेकिन मजाल है कि पका हुआ वामपंथी इस्लामी आतंकवाद का नाम ले ले। जीभ और होठों पर फोड़े हो जाएंगे और चेहरे से पीप बहने लगेगा अगर इस तरह की नमक हरामी रवीश ने कर दी तो। निकलना मुंह से लानत का सुनते आए थे, लेकिन वो गुस्सा आ गया हमको कि पीछे से भी सम निकले। अच्छा है रवीश जी जज नहीं है, वरना हत्या के मामले में अपराधी की जगह बंदूक और गोली को कारागार में रखवाते और आदमी बाहर घूमता रहता। कि रवीश आज भी वही कर रहा है जो गांव का कुत्ता करता है। वो कुर्सी के नीचे बैठा हुआ है, लानतें भेजे जा रहा है, दूर चरती गाय पर भौंक लेता है और मालिक को अपने होने का एहसास कराता है। रवीश तुम्हारी जगह बस वहीं बची है, 1/1 की कुर्सी, जिसमें तुम्हारा सारा स्वाभिमान, एजेंडा, ज्ञान, शरीर और विचारधारा सब सिमट जाते हैं। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? एक होते हैं रोस्टर, एक होते हैं व्यंग्यकार, और तब होते हैं प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो। सब्सक्राइब कीजिएगा तो मजा मिलता रहेगा, करवा दीजिएगा 4 मित्रों से तो आपको आभार ही प्रकट करेगा। तो आइए चालू करते हैं स्लोली आप तो मेरा नेचर जानते ही हैं। वो जो सबसे रहमदिल है, दयालु है, वो जिसने फोटोग्राफर के दाहिने कंधे पर बैठे मच्छर से उसके कान में कहलवाया कि जा और हिंदुओं की चिताओं की तस्वीरें लगाकर बदनाम कर दे, और उसने कर दिया। उसी करुणा के सागर ने, उसी नेक और रहमदिल ने फोटोग्राफर को कहा कि बेटे ओ बेटे मौज कर दी, ओ बेटे मौज कर दी, बेटे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले। मैंने तो सिर्फ 1-2 चिताओं को लेने की बात कही थी, तुमने तो पूरा ड्रोन वोन लगा दिया। ऐसा कहकर उसने, जो सबसे रहमदिल है, जिसके कहने पर सूरज उगता है और धरती चपटी हो जाती है, जिसके कहने पर चांद लालटेन से भी मंद पड़ जाता है, जो फूंकता है तो हवा चलती है, ज्वाइंट फूंकता है तो ज्वालामुखी फटती है, जिसके नाक के बहने से समुद्रों में सुनामी आती है और जिसके बालों के डैंड्रफ से रेगिस्तान में बालू आते हैं, उसी नेक और रहमदिल ने, उसी करुणा के सागर ने फोटोग्राफर के बाएं कंधे पर बैठे मच्छर से कहा कि उसे 7वें आसमान पर भेज, जहां से वो सिर्फ यूपी की नहीं पूरे भारत में जलती चिताओं की तस्वीर लेगा, एकदम बर्ड आई व्यू में। कहते हैं तालिबान ने उसे नहीं मारा, वो तो बिना स्पेस सूट के ऊपर चला गया था तो सांस फूलने लगी, उससे मर गया, क्योंकि उस वक्त रहमदिल आदमी जो माल फूंक रहा था। हवा फूंकना भूल गया तो हवा चली नहीं, फोटोग्राफर निपट गया। साहसी फोटोग्राफर था। मामूली बात है कि किसी का कोई अपना मरा हो, उसकी चिता जल रही हो और आप फोटो खींचकर साइट पर बेचने के लिए लगा दें। कितना साहस चाहिए, आपको अंदाजा है? कितना बड़ा हृदय रहा होगा उस बीवी और बच्चे वाले फोटोग्राफर का, जो बिलखते हुए परिजनों के नम आंसुओं को कैमरे में कैद करके बेचने की बात सोच रहा होगा। इस साहस की तो सराहना की जानी चाहिए और फोटोग्राफर के सम्मान में उसके कैमरे सहित किसी कब्रिस्तान के मध्य बांस डालकर खड़ा कर देना चाहिए, ताकि वो पूरे समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। बहुत सारे लोग दुखी हैं कि ऐसा विलक्षण कट्टरपंथियों में सर्वोत्तम हिंदू घृणा के ईंधन से संचालित फोटो पत्रकार जो है मारा गया। कुछ ने कहा कि यार उसकी फोटो मत शेयर करो, कम से कम मौत में तो उसे सम्मान दो। मतलब जिस आदमी के बच्चे उन्हीं चिताओं की तस्वीर बेचकर खरीदे हुए आटे की रोटी खाकर पल रहे हो, उसकी तस्वीर ना दिखाने की बात करना मतलब विडंबना को आत्मघाती जैकेट पहनाने जैसा है। मर जाएगी वो, चीखेगी वो, उसके दिमाग की नसें फट जाएगी, आगे से कोई विडंबना वाली बात नहीं कर पाएगा। उसको जीवित रखो ब्रो। तालिबान ने मारा मतलब मुसलमानों ने मारा।
मुसलमानों ने मुसलमान को मार दिया। इस बात पर मुसलमान कह रहे हैं कि वो हिंदू की फोटो लेता था इसलिए लोग जश्न मना रहे हैं। पंचर साटने वालों को स्मार्टफोन देने से यही होता है। अबे जाकर मोहल्ले में चचेरी बहन के सीने को दबाकर उसकी ब्लाउज का नाप लो और सिलो, जिसमें तुम्हारी दक्षता सत्यापित है। ये कहाँ प्रबुद्ध जनों के बीच ट्विटर पर ज्ञान दे रहे हो। चोर चोरी छोड़ता है, तुम्बा फेरी नहीं। उसी तरह पंचर साटने वाले एजेंडे का भी पंचर ही साटते मिलते हैं। जब तुम तालिबान, इस्लामी आतंकवाद, इस्लामी साम्राज्यवाद के अलावा हिंदुओं, योगी, मोदी, फांसीवाद, स्कोडा, लहसुन सबको दानिश की मौत का जिम्मेदार ठहरा देते हो, तब तो दिखता है कि तुमने थूक लगाकर पहले बुलबुले ढूंढे और फिर सुलेशन से कटे हुए ट्यूब का हिस्सा चिपका दिया। काटना छांटना तुम्हारे बचपन का शगल है, उसमें तो माहिर हो ही, चाहे चोली हो, ट्यूब हो या बड़े हरामी हो बेटा। रोहित भाई की हत्या पर जो नंगा नाच तुमने किया था, स्नेह से भरी सुषमा जी पर जो आक्षेप किए थे, विद्वान अटल जी हो या फिर कर्मठ मनोहर पर्रिकर, तुमने किसको अपनी अश्लील हंसी का पात्र नहीं बनाया। तुमने उरी पर अट्टहास किया जब हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, क्योंकि गोली चलाने वाले तुम्हारे ही बाप चाचा थे। तुमने कब भारतीय राष्ट्र के प्रतीकों के गिरने पर अभद्र दांत नहीं दिखाए। इसलिए सुनने की क्षमता रखिए, अभी तो हिंदू शुरू हुआ है। तुम्हें खेल खेलने का शौक है ना, खेलो। अब ट्विटर पर ज्ञान देते थे ना कि वो पत्रकार नहीं था, अब तुम देखते जाओ कि हिंदू झटका सर्टिफिकेशन सिस्टम कैसे कार्य करता है। तुम जिसे आइकॉन बनाना चाहते हो उसे इतनी बार उसकी सच्चाई के साथ प्रस्तुत किया जाएगा कि उसके घर वाले भी उससे स्वयं को अलग कर लेंगे। अब्दुल्ला के लौंडे ज्ञान दे रहे हैं कि जो हंस रहे हैं वो दोगले हैं। अरे जिसके बाप दादा और जो स्वयं हर दिन कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार पर अट्टहास करते हुए हम हिंदुओं के ही पैसों पर पलता रहा, वो दोगलेपन की बात करेगा तो उसके पिता को भी शर्म आ जाएगी कि वो एक का है, दो का है या फिर तीन के साथ तो कहीं कांड नहीं हो गया। गिनती तो हमें बहुत आती है, हमने आविष्कार किया, जनक है हम गणित और विज्ञान के। तुम चपटी धरती वालों को इतना पेलेंगे कि तुम्हारी सामूहिक सूजन से धरती गोल प्रतीत होने लगेगी। यह तुमने स्वयं पर आमंत्रित किया है। हम तो चुपचाप अपने संस्कारों और धार्मिक नैतिकता के बोझ से लदे तुम्हारी नीचता की उपेक्षा कर रहे थे कि कभी तो शांत होंगे, लेकिन तुम गिरते रहे। हमारे परिजनों के शवों तक को तुमने बेचा। एक सीमा होती है और वो तुमने क्रॉस किया। अब तुम कायदे से पेले जाओगे। भाषा की मर्यादा, नैतिकता, पत्रकारिता के एथिक्स, इन सब को अपने समय पर प्रयोग होने वाले शब्दों के स्तर तक तुमने गिराया है। हम जब आए तो ये सारे भाव गौण थे, ये शब्द अदृश्य थे, तो हम फॉलो किसको करेंगे। हमारे सामने तो तुम्हारे अट्टहास के ही उदाहरण हैं, तो कम से कम हम 6 गुना जोर से तो हंसेंगे। गांव घर में उस कमजोर कुत्ते को देखा है जो अपने इलाके में भी, शेर तो रहने ही दीजिए, कुत्ता भी नहीं हो पाता, वो कुर्सी या चौकी के नीचे बैठा रहेगा और सड़क पर जाते ट्रैक्टर से लेकर दीवार पर चढ़ती छिपकली, चींटियों की कतार या दूर चल रही गाय पर भी भौंककर अपने स्वामी को अपने होने का एहसास दिलाता रहता है। उसे रोटी के टुकड़े की ही उम्मीद रहती है। रवीश कुमार की स्थिति वही है। स्वयं को अपने ही कुकर्मों से, पत्रकारिता से विमुख होकर उसने इतना बेकार बना लिया है कि गांव का हर आदमी जानता है कि ये कुर्सी के नीचे मालिक की टांगों के बीच से झांकने और किकियाने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता। रवीश भी फोटोग्राफर की मौत पर दुखी हुए। रवीश जब दुखी होता है तो वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान टाइप की बातें होती हैं। उसके दुख में एक कवितामयी प्रस्तुति होती है। इंस्टाग्राम के ज़माने में पोलराइड ढूंढती एक बात बताऊं जवाब दोगे, इस टाइप की काव्यात्मक बात, मतलब आत्मा को छू जाए और फिर आप कहें कि ये क्या लिख दिए हो। रवीश जब दुखी होते हैं तो मंगल ग्रह के लोग खून के आंसू रोते हैं और उसी कारण उस ग्रह का नाम लाल ग्रह रखा गया। वैज्ञानिक बात है। रवीश जी दुखी हो गए, हृदय तल से लिख दिया कि फोटोग्राफर साहब भारतीय पत्रकारिता को एक साहसिक मुकाम तक ले गए। पहली बात तो यह है कि भारतीय तो बस वो पासपोर्ट भर का ही था और पत्रकारिता के नाम पर शवों की बिक्री की है उसने, इसलिए ये दोनों विशेषण सर्वथा अनुचित ही प्रतीत होते हैं। चूंकि वो आदमी मर गया तो बाय डिफॉल्ट साहसी नहीं हो जाता। अगर जलती चिताओं की तस्वीरें लेना साहस है तो रवीश जी आप टावर छोड़कर नेटवर्क एरिया से बाहर जा चुके हैं। दंगों के बीच अगर उसकी हिम्मत फारूक फैजल के राजधानी स्कूल की छत पर लगे गुलेल या ताहिर हुसैन की छत से हो रहे पेट्रोल बम वृष्टि की तस्वीरें लेने की जगह एक मुसलमान चोर द्वारा हिंदू के दुकान को लूटने और आग लगाने की कोशिश में हिंदुओं की भीड़ द्वारा घेर कर रोकने पर उसे पकड़ने की है, तो वो एक इस्लामी एजेंडाबाद पत्रकार था, भारतीय पत्रकार नहीं। मुसलमानों द्वारा प्लान किए हुए दंगों में भी जब
जामिया का पढ़ाया हुआ फोटोग्राफर मुसलमानों को ही विक्टिम बताता है, जब वो दिलबर नेगी, विनोद, दिनेश, अंकित शर्मा, वीर भान, राहुल, मुंशी जी आदि की तस्वीरें नहीं ले पाता है, तो वो विशुद्ध हिंदू घृणा के एजेंडे से प्रेरित था। उसने दसियों हिंदू मृतकों को कोविड के समय चैन से पंचतत्वों में विलीन तक नहीं होने दिया और उसका सर्कस बनाकर रख दिया गया। ये कोई सत्ता पर सवाल उठाने वाली पत्रकारिता नहीं थी, ये वही पत्रकारिता है रवि जो तुम अपने कमरे से कर रहे हो। ये तुम्हारी ही ब्रीड का दरिंदा था, अपने पेशे के साथ जो दलाली कर रहा था और हिंदुओं के शवों की तस्वीरें बेचकर अपने घर का चूल्हा जला रहा था। एक तो ये वामपंथियों का ठीक है कि उनकी गली का कुत्ता भी मरता है तो वो शहीद हो जाता है। इनके बलात्कार के आरोपी फादर लोग हों, प्रधानमंत्री की हत्या की योजना बनाने वाला अर्बन नक्सली हो, या फिर हिंदू घृणा से संचालित फोटोग्राफर, सब शहीद ही होते हैं। इनका वश चले तो ऐसे घृणित और अधम श्रेणी के प्राणियों के स्मारक बनवा लें। खैर, पार्क और स्मारक तो ऐसे नीच लोगों के भी बने हैं कि क्या ही किया जाए। इस पोस्ट में रवीश जी भावुक हो गए। दूसरे पैराग्राफ में पुलित्जर अवार्ड को एकदम खींच ले आए। जब आदमी का काम बेकार होता है तब उसके टैलेंट को स्थापित करने के लिए याद दिलाया जाता है कि अरे उसको पुलित्जर भी मिला था। रवीश जी, मिला तो आपको भी मैग्सेसे है, लेकिन पत्रकार तो आप टट्टी ही हैं। फिर पुलित्जर मिले या गोयन का, हमें पता है उसका महत्व क्या रह गया। मिलने को तो ओबामा जैसे लोगों को शांति का नोबेल मिल गया है, जिसने सबसे ज़्यादा राष्ट्र तबाह किए। तो पुरस्कारों और नामों की बात रहने दीजिए, कोई मतलब है नहीं उसका। अगर बेलनाकार है वो अवार्ड तो डाल दीजिए कहीं, फ्लैट है तो जूते के डब्बे में बालू रखकर उसको पीकदान बना लीजिए, बस यही यूटिलिटी है उसकी। इसके बाद रवीश जी ने जो लिखा है वो पढ़कर मैं रो पड़ा। देखिए, आदमी का संस्कार मंद पड़ता जा रहा हो, मुख पर कालिमा की परतें चढ़ती जा रही हो, हर निकलते शब्द से अपनी नीचता का भान हो रहा हो, फिर भी आदमी सूक्ष्म एजेंडे से नहीं भटकता। एजेंडा क्या है? इस्लामी आतंकवाद ने उसकी हत्या की, जिहाद ने उसकी हत्या की, इस्लामी साम्राज्यवाद ने उसकी हत्या की। हर स्थिति में उसकी हत्या में कारण इस्लाम ही है, लेकिन मजाल है कि पका हुआ वामपंथी इस्लामी आतंकवाद का नाम ले ले। जीभ और होठों पर फोड़े हो जाएंगे और चेहरे से पीप बहने लगेगा अगर इस तरह की नमक हरामी रवीश ने कर दी तो। बंदा लिखता है कि बंदूक से निकली उस गोली को 1000 लानतें भेज रहा हूं। टेस्ला वालों ने बंदूक बना दी हो तो अलग बात है, लेकिन मुझे संदेह है कि बंदूक ने दानिश को देखा होगा और चल गई होगी। रवीश ने तो चलिए लिख दिया कि लानतें भेज रहा हूं, ये नहीं बताया कि फर्स्ट फ्लाइट कुरियर सर्विस से भेजा, फेडेक्स से कि ब्लू डार्ट से। लानतों का क्या है कि उसमें बड़ी ताकत होती है। महाकवि गालिब ने भी लिखा है कि हजारों लानतें ऐसी कि हर लानत पे दम निकले, बहुत निकले मेरे लानत लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना मुंह से लानत का सुनते आए थे, लेकिन वो गुस्सा आ गया हमको कि पीछे से भी सम निकले। सम अंग्रेजी वाला है, लानते भेजते रहे इस शायरी पर। मैंने जब अफगानिस्तान जाते हवाई जहाज की परिचारिका से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि रवीश के लानत एक फ्लाइट की पंखी से चिपककर काबुल की तरफ जाते हुए देखे गए। लानत तो वैसे ही काफ़ी शक्तिशाली होते हैं, ऐसा किताबों में लिखा है, लेकिन लानतें भेज कौन रहा है यह भी उसकी लानतों के इंटेंसिटी अर्थात प्रभाव को बढ़ाता है। रवीश की लानत अत्यंत शक्तिशाली मानी गई है क्योंकि उसने अपने कुकर्मों के सारे फल उन लानतों में लपेट कर भेजे। अच्छा है रवीश जी जज नहीं है, वरना हत्या के मामले में अपराधी की जगह बंदूक और गोली को कारागार में रखवाते और आदमी बाहर घूमता रहता। विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि रवीश जी के लानत की गति प्रकाश की गति से थोड़ी ही कम है और उनके लानत सारी बंदूकों को एक साथ जाम कर देंगे और उसमें गोली की जगह क्रोसिन का टैबलेट भर जाएगा। फिर जब वो गोली चलाएंगे तो लोगों के सर्दी जुकाम जो है ठीक हो जाएंगे। आगे रवीश ने दानिश के बारे में लिखा है कि जामिया से पढ़कर फोटोग्राफी को अपना करियर बनाया। जैसे फोटो हैं सर उस हिसाब से आप नहीं भी बताते तो हमें पता लग जाता कि फैक्ट्री आउटलेट सेल वाले जीव जो है किस यूनिवर्सिटी से ऐसे निकलते हैं। और ये करियर था क्या? शवों तक को भुना लेना, इसे आप करियर कहते हैं? इसने प्रतीकात्मक नहीं शाब्दिक तौर पर चिताओं पर रोटी सेकी है। उसी की लाल पीली लपटों और ब्रह्मलीन होते शरीरों की जलती मांसपेशियों से वो अपने परिवार का पोषण कर रहा था। एक करियर नहीं, नीचता है। और हाँ, लानती आदमी ने भारतीय मीडिया पर कटाक्ष किया है कि वो घर बैठकर अफगानिस्तान की रिपोर्टिंग कर रहा है। कि सत्य यह है कि किसान आंदोलन पर 100 एपिसोड निकाल देने वाले रवीश आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां से जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग करे। 1.5 साल से घर में बंद व्यक्ति दूसरों को अफगानिस्तान भेजने की बातें कहता है, बड़ा ही क्यूट लगता है। घर से निकलो रवीश, पूरी दुनिया सड़क पर है सिवाय आपके, इसलिए कम से कम आप तो ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो बात ना ही किया कीजिए। आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग तो छोड़िए, घर से ही बैठकर बंगाल की हिंसा पर तो आज तक रिपोर्टिंग नहीं की। बाहर घंटा जाओगे आप।
वस्तुतः कहने का तात्पर्य यह है कि रवीश आज भी वही कर रहा है जो गांव का कुत्ता करता है। वो कुर्सी के नीचे बैठा हुआ है, लानतें भेजे जा रहा है, दूर चरती गाय पर भौंक लेता है और मालिक को अपने होने का एहसास कराता है। रवीश, तुम्हारी जगह बस वहीं बची है, 1/1 की कुर्सी, जिसमें तुम्हारा सारा स्वाभिमान, एजेंडा, ज्ञान, शरीर और विचारधारा सब सिमट जाते हैं। तुम मेरे लिए मॉल में रखे उस डस्टबिन की तरह हो जहां थूकने से पहले देखना नहीं पड़ता कि गीला कचरा है कि सूखा, बस थूका जाता है। और अंत में एजेंडावाज फोटोग्राफरों के लिए भावुक होते लंपटों और वामपंथनों के लिए यही कहूंगा कि अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है ना तथाकथित राइट विंग के ट्रोलों द्वारा गरियाए जाने पर उनकी हंसी से, तो पेन किलर स्टोर करना सीखो। अभी तक तो सिर्फ सहला रहे हैं। जब बांध कर स्पैंकिंग करूंगा ना बेबी, तो जंजीरों को गुलाबी फर से कवर नहीं करूंगा। एक एक शब्द से, रीढ़ से मस्तिष्क तक हमारे विचारों की झंझनाहट महसूस करोगे। जब दिन बीत जाएगा तो लंगड़ाते हुए मिलोगे, काहे कि प्रातः स्मरणीय है हम, लानते नहीं भेजते, कह के लेते। नमस्कार।